बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को स्टेटस को की जमातों से छुटकारा हासिल करके अवाम को इसको हुकूमत में लाने का जो एक मकसद था, वो मकसद ये था कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। अगर हम गुज़िश्ता 2-1 दिनों की कार्रवाई देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि FATF का जो वफ़द है वो जा चुका है, IMF का वफ़द जो है वो आ चुका है, चाइना से 2 अरब से कुछ ज़्यादा अमाउंट जो है पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की मद में मिली है। तो ऐसे में हम अगर देखते हैं तो कुछ बेहतरी आनी चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि सोने की कीमत जो है वो बढ़ गई है, डॉलर जो है वो बढ़ गया है, गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में जो होशरुबा इजाफात है वो तो यही बदस्तूर जाहिर कर रहे हैं कि अवाम को अभी भी अपने पेट पर पत्थर जो है बांधना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि सही मानों में जो खुशखबरी, जैसे कि खुशखबरी कहा जाता है, वो अवाम को कब और कैसे मिलेगी, ये आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नाजायज़ तजावज़ात की। कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी आप देखें, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां हम देखें कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर असर रसूख से, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो पार्क्स हों, जिनके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा ना किया गया हो। फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा कदम कराची के हवाले से, जो कराची को उसकी असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म दिया गया 40 साल पहले वाली शक्ल में, तो ये एक ऐसा कदम बज़ाहिर तो दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद इस पर अब अमल जिस तरह से होने जा रहा है वो थोड़ा एक तकलीफ़ दे मरहला है। ज़ाहिर सी बात है, ये जो नाजायज़ तजावज़ात है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जब फ़रोख्त हो जाते हैं, उसके बाद जो लोग ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं उनका बहुत हद तक हम कहेंगे कि वो इस पर बेचारगी और लाचारगी की इस वक्त आलम में है, क्योंकि उन्हें अब जब इन प्रॉपर्टीज़ से दस्तबरदार होना पड़ेगा तो उनके साथ क्या गुजरेगी। और अब जो ये कहा गया कि 2000 से ज़ायद जो है वो दुकानें अब गिराई जाएंगी, इस अमल पर मज़ीद अमल दरामद करते हुए, तो इससे आवाम को कितना एक फ़ायदा होगा सही मानों में। और वो जो गरीब है, जो इन नाजायज़ तजावज़ात के इस वक्त मालिक है, वो सेकंड और थर्ड पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो किस कदर एक मुतासर होंगे, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे सेहत की सहूलियात की। रियासत मदीना का मॉडल हो या एक आम फलाही रियासत का मॉडल हो, उसके मुताबिक सेहत की जो सहूलियात है वो तो बहुत ही ज़रूरी है। वो हमने देखा कि पेशावर में तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ है वहाँ पर एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है और इंतहाई लापरवाही का सबूत दिया जा रहा है। इस हवाले से हम आपको आज के प्रोग्राम में आगाह करेंगे कि हो क्या रहा है सेहत की सहूलियात के हवाले से पेशावर में इस वक्त। इस पर, इन सब पर मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। पहले इस सेगमेंट में हमारे साथ जो मेहमान हैं बताते शानदाना गुलजार, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तजारत तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है, आबिद सुलेहरी माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है, कुछ देर के बाद खुर्रम दस्तगीर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। शानदाना, पहले तो आपकी तरफ ज़रा आ जाते हैं और जो हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत से हमें अच्छी बातें तो सुनने को मिल ही रही हैं। FATF का वफ़द वापस चला गया और IMF का वफ़द आ गया। इन सब के दरमियान बिटवीन द लाइंस अगर हम देखें, और ये जो चाइना से जो इमदाद इस वक्त आई है, कितना एक बेनिफिट हो रहा है या होने जा रहा है, और फिर आने वाला वक्त जो है वो कितना एक मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो सबको ही अब तो पता लग गया है, क्योंकि रोज़ ही इसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, कि कितनी एक मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद सहनी पड़ेंगी ना आवाम को। शुक्रिया जी। देखिए, आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे जोड़ दिए और ये सारे रेलेवेंट हैं आवाम के लिए भी, मुल्क के लिए भी, माइशत के लिए भी। अगर एक सिंपल सी चीज़ से स्टार्ट करूं, इससे पहले हमारी बिग डिस्कशन हो रही थी कि खाना और ज़राअत ये एक सूबाई इशू है, आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन मज़े की बात है कि इसमें भी जो खाने की अशिया में, खुर्दनोश में महंगाई आई है, वो फेडरल गवर्नमेंट पे ब्लेम की जाती है कि नहीं जी, क्योंकि सूबों में भी आप ही की हुकूमत है तो प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। ये बहुत लाजिम सवाल है, ये उठता है सूबों पे, क्योंकि इसका भी मईशत से ही ताल्लुक़ है। लेकिन मैं अगर एक सिंपलिस्टिक सा जवाब इसको आप इस वक्त दे सकूँ, आपको पता है रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, रमज़ान मुबारक आने वाला है, और ये पाकिस्तान में कितने सालों से आप देखती होंगी कि जब रमज़ान करीब होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। मुसलमानों का मुल्क है एलिजिडली, चीनी महंगी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में ये हुआ कि जब आवाम को, मार्केटियर्स को, ये 2017 का एक आर्टिकल है ट्रेडर्स का, क्योंकि मैं ट्रेड एंड कॉमर्स में पिछले 18 साल से काम कर रही हूँ इस फील्ड में। बिल्कुल, असद उमर की टीम का एक अहम हिस्सा भी है आप शानदाना। जी, मैंने कहा, और असद उमर साहब की टीम का अहम हिस्सा भी है आप। जी जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़?
मैं एक्चुअली रज़ाक दाऊद साहब की टीम का हिस्सा हूँ, बट थैंक यू, आई एम हैप्पी टू बी इन असद उमर साहब टीम इफ यू थिंक सो। मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री में हूँ जी, फाइनेंस में नहीं हूँ, बट नॉनदलेस आई विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। इशू ये है कि हमारी जो मुआशी हालात थी पिछले 5 साल से वो बद से बदतर होती जा रही थी। IMF की एक रिपोर्ट थी 2017 की कि अब तो जी ये जो इन्होंने बेल आउट लिया था पाकिस्तान ने वो तो निकल गया, लेकिन इसमें जो गलत फैसले हुए उसके असरात पाकिस्तान में 2023 तक होंगे। ये PTI ने रिपोर्ट नहीं लिखी, ना PMLN ने लिखी है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमने लोन लिया था स्टेबिलिटी के लिए, और उन्होंने एंड में जाते हुए कहा कि वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, यानी कि वो जो स्टेबलाइजेशन का बोझ था वो हम पे आ गया। आपने शुरू में एक बात कही कि जी बिजली गैस महंगी होगी, बिल्कुल हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जब आप एक मुल्क में डॉलर को आर्टिफिशियली कम रखते हैं, आप सब्सिडी पे सब्सिडी आवाम को देते जा रहे हैं ताकि वो खुश रहें। सब्सिडी का क्या मतलब है? आप उनकी बिलों में आप कमी लेके आ रहे हैं। उस बिलों में सब्सिडी देने के पैसे आपके पास कहाँ आए? आप लोन ले रहे थे, लोन लेके आप लोगों को सब्सिडी दे रहे थे। ठीक है, इन सम सेंस बहुत अच्छा था ये आवाम के लिए, लेकिन ये ब्रंट ये नज़ला किसी पे तो आना था ना। जो हमने सुना है, मुझे नहीं पता PMLN की इनसाइड क्या स्टोरी है, सुना यही था कि जो पहले 5 साल खुशहाली के साल होने थे, फिर ये 5 साल अगर आज उनकी भी हुकूमत हो तो यही हालात होते। ये बात हो गई जो आम महंगाई की है। जहाँ तक IMF की बात है, जहाँ तक FATF की बात है, चले IMF से स्टार्ट करते हैं। 2-3 दफ़ा आपने देखा होगा डिफरेंट शोज़ में असद उमर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा होगा कि अगर पाकिस्तान IMF के पास गया, पहले तो हम सोच समझ के जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि ये ईजी वे आउट है। आपने देखा है पिछली गवर्नमेंट्स 3 दिन की नेगोशिएशंस करके IMF को फारिग कर देते थे, हम लोन ले लेते थे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। ये पहली दफ़ा हुआ हुकूमत पाकिस्तान में कि IMF वाले आए, 15 दिन हमने उनको रखा, हमने उनसे नेगोशिएशंस किए। जब हमने देखा कि उनकी शराइत हमारी आवाम के लिए सही नहीं होंगी तो हम नेगोशिएशंस ख़त्म कर दी। अब वो दोबारा आई उनकी टीम। मतलब इसका क्या है? पाकिस्तान इज सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। नंबर 2, आपने इन द मीन टाइम चाइना, मलेशिया, सऊदी, UAE बहुत ममालिक के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की बातें कर दी, क्योंकि सिर्फ कर्ज़ों पे काम नहीं चलेगा। हाँ, इसमें वक्त लगेगा। आपने ये बात की कि आवाम को पेट पे पत्थर बांधना होगा। मैं भी उस आवाम में से हूँ, हम भी करोड़पति लोग नहीं हैं, हम नौकरी पेशा लोग हैं, हम एटसोर्स टैक्स देते हैं। बहुत मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा शंदाना, चले आपको वो बात बता रही है जिस पर हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं काफी। जी, हम आगे बढ़ते हैं जरा। जी, हम आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं। तब बढ़ेंगे जब आप पूरी बात सुनेंगी। आप पूरी बात सुनें, पूरी काफी अरसे से सुन रहे हैं। आवाम आगे जा ही नहीं सकती, ना मुल्क आगे जा सकता है जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने स्विस इकोनॉमी नहीं इनहेरिट की। आपने एक बहुत बुरी इकोनॉमी इनहेरिट की है जिसका सारा तकलीफ आम आवाम पे आ रहा है। चलिए ठीक, चंदन आपकी बात पहुंच गई। वक्त चूंकि सेगमेंट का मुख्तसर है, मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। मैं आपकी तरफ अभी वापस आती हूँ। ठीक है, आबिद सलेरी साहब, ये अगर आसान अल्फाज में आप समझा सके हमारी आवाम को, क्योंकि असद उमर साहब ये कहते थे कि बहुत ही सख्त मुतालबात थे IMF के और हमने अपना सर जो है तस्लीम खम नहीं किया और इसकी वजह से अब हम किसी हद तक लचक ले आए उनके रवैये में। ये ज़रा समझा सकेंगे इस तरह की कोई लचक जो है, ये मुआहदे तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो किस तरह की लचक होगी? सब्सिडीज़ जो हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब मज़ीद कीमतें ऊपर हो जाएंगी, सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं होंगी या होंगी? देखिए, मुइशत जो है ना तो ये रातों रात बहरान का शिकार होती है, ना रातों रात इसमें बेहतरी आती है। इसको एक अरसा लगता है इस हालत में पहुंचने पे जिसमें कि ये आज है, या जिसमें 2008 में थी, जिसमें 2013 में थी, और इसको संभलने में भी वक्त लगता है। जहाँ तक बात रही IMF के साथ मुज़ाकरात की, IMF के साथ कोई भी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत समेत, अपनी मर्जी से नहीं गई। जो भी हुकूमत IMF के पास गई उसकी वजह इकॉनमी के कुछ ऐसे इश्यूज थे कि जिनकी वजह से हुकूमतों को, उनके पेशरों को कर्जा लेना पड़ता था और फिर उस कर्जे की अदायगी के लिए आने वालों को IMF के पास जाना पड़ रहा था। और यकीनी तौर पे PTI भी इस पर क्लेम कर सकती है, जो कि नून ने किया था या जो पीपल्स पार्टी ने किया था, जब उनको IMF के पास जाना पड़ा। अब मौजूदा हुकूमत का जो IMF के पास जाने का फैसला है, उसमें जो एक चीज़ जो कि थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है वो ये है कि हुकूमत ने आते ही कुछ इकॉनमी के जो स्ट्रक्चरल मसाइल थे उनको समझा कि एनर्जी सेक्टर डेट है उसको दुरुस्त करना होगा,
जाहिर है अगर आपके पास पैसे नहीं है आप सब्सिडी नहीं दे सकते, और हमने देखा कि सर्कुलर डेट जो है उस पर टैरिफ में इजाफा होना शुरू हुआ। ये भी मौजूदा हुकूमत ने रियलाइज़ किया, जो कि मुफ्ता इस्माइल साहब पहले से कर चुके थे और शाहिद खाकान अब्बासी के डार साहब ने रुपये को ओवर वैल्यू रखा हुआ था और उसको उसके एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे लेके आना था डॉलर के मुकाबले में। जिस चीज़ की इब्तदा जो थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत से शुरू हुई, उसको इन्होंने जारी रखा ताकि रुपया जो है वो अपनी हकीकी कदर पे आ जाए। और उसके बाद जो IMF के साथ जो मामला थे उसमें असल इशू ये है कि हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि हम अपने रफ्तार और अपने हिसाब से जाएंगे, यानी उसकी जो पेसिंग है कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी जल्दी करनी है, हुकूमत उसको डिसाइड कर रही होगी। नहीं तो और क्या उसकी हो पाएगा सलेरी साहब, ये सब हो पाएगा जो हुकूमत चाह रही है? क्या हम उस जगह पर पहुंच गए उस पॉइंट पर? ये काफ़ी हद तक हो पाएगा, चूँकि IMF के पास जाए बगैर हुकूमत वॉलंटरीली, यानी वो चीज़ें जो कि बाकी हुकूमतें IMF प्रोग्राम में रह के भी नहीं कर पाती थी, इस हुकूमत ने वो टफ फैसले जो थे वो लेने शुरू कर दिए। अच्छा शांताना, अभी हम जब IMF की बात करें तो FATF का वफ्द भी जो वापस जा चुका है और जो दलाइल दिए गए थे, लगता है कि पाकिस्तान इस तरह से मुतमईन नहीं कर पाया, रेटिंग में भी कोई बेहतरी नहीं हमें देखने को मिली। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसके हवाले से हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, जो को चेयरमैन भारत से और जो उनकी लॉबिंग, वो सब चीज़ें कीपिंग इन दैट माइंड। तो आपको लगता है कि इस वक्त ये FATF का जो वफ्द गया है, कुछ हम उन्हें मुतमईन कर पाए हैं, और ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है क्या हम उसको मुतमईन कर पाएंगे, या फिर कोई एक और प्लान, एक्शन प्लान हमें दे दिया जाएगा जो पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा, और वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, वो हम खतरात से कितने कोई बाहर दिखाई देते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की जो टीम है जो नेगोशिएट कर रही थी FATF के साथ या एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ, रेस्ट अश्योर्ड कि वो उनको सच से कोई चीज़ कम नहीं बताएंगे। हमारी कौमी एक ये डिज़ीज़ रहा है कि हम चीज़ों को कवर अप करते रहें, और जो बाहर ममालिक में बैठे वो हमें ऑब्ज़र्व करते, उनको ज़्यादा पता होता है बहुत चीज़ों में कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जब वो हमें कोई एविडेंस दें, हमें उसका सच्चा जवाब देना चाहिए। तो इसलिए मेरी लीडरशिप में फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतने सेंसिटिव और टेक्निकल मैटर्स हैं। इन पर्टिकुलर असद उमर साहब की टीम, प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे मिनिस्टर साहब की, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो हक़ाइक़ और सच में मबनी नहीं होगी। अब उसको रिसीव कैसे किया जाता है, वो उसको समवॉट प्रोग्रेस देखते हैं, मेजर प्रोग्रेस देखते हैं, क्योंकि टाइम भी आप देख लें ना, 8 महीने हुए हैं और ये इशू तो कब कितने सालों से चल रहा है। एज आई सेड, कुछ चीज़ें हमें इनहेरिटेंस में मिली, अच्छी बात है, हमें शौक था गवर्न करने का, वी फेल्ट कि हम इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। अब हमारी कारकर्दगी सिर्फ हमारी बातों पे नहीं है, लेकिन जो एफर्ट्स हम प्रैक्टिकल करें वो उनको दिखाने होंगे। ये इन सेंस एक एग्ज़ाम है कि जी ये एग्ज़ाम है, ये सवाल है, आप इनका कितना सही जवाब दे सकेंगे। हो सकता है कि वो हमें कहे कि जी ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, लेट्स मूव टू दिस स्टेप। चाहे हो सकता है वो कहे कि जी इसमें थोड़ा और प्रोग्रेस करके दिखाएं, या इस डायरेक्शन में करके दिखाएं, या थोड़ी सी सिमत बदल लें। तो ये 2 वे प्रोसेस है। मुझे तो उम्मीदें बहुत है जी, क्योंकि FATF हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, आबिद सलेरी साहब, हाउ होपफुल यू आर कि ये जो है मामला जो है निमट जाएगा, और साथ ही IMF के जो चाइना के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो उनके माहिरीन का जो कुछ भी कहना है, तो हाउ डू यू सी इट, वो किस तरह, मतलब कि क्यों वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर इन्फोर्स करते हैं कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, नॉट गुड फॉर IMF प्रोग्राम? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक इस जो IMF का जो मिशन आज आया है उसके एजेंडा में तो चाइना के मामला पे डिस्कशन जो है वो शामिल नहीं है, और ना ही IMF को किसी भी मुल्क की बायलैटरल जो रिलेशंस हैं दूसरे मुल्क से उस पर कोई इतराज़ करने का मैंडेट हासिल है। मेरा ख्याल है कि ये सारी मीडिया में चीज़ें गर्दिश कर रही थी, एज सच इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो FATF का मामला है, ग्रे लिस्ट में होना जो है, पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में था। ग्रे लिस्ट जो है वो यकीनी तौर पे आपकी ऑप्टिक्स को, आपकी परसेप्शन को ख़राब करती है। असल चीज़ ये है कि हमें ब्लैक लिस्ट को अवॉइड करना है। ब्लैक लिस्ट को अवॉइड करने के लिए जो टेररिज्म फाइनेंसिंग का जो इल्ज़ाम इस पे आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान पे, और जिसको कि हमारे हमसाया मुल्क ने थोड़ा सा उसमें मज़ीद जलती पे तेल डालने की कोशिश भी की और यकीनी तौर पे चीज़ों को एग्जैजरेट भी किया, वहाँ पे पाकिस्तान को अपने नेशनल एक्शन प्लान पे काम करते रहना है, और पाकिस्तान उसको अपने लिए करना चाह रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम तमाम जो ऐसी मिलिटेंट तंजीमें हैं
उनको पाकिस्तान से ख़त्म करें, तो बेसिकली हम अपने लिए कर रहे हैं इसको। FATF में तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान का अपना परसेप्शन बेहतर करना है और यकीनी तौर पे हुकूमत की यही कोशिश है कि हम नॉर्थ कोरिया या ईरान के साथ लेबल नहीं होना चाहते। ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके लॉज में कुछ हुक्म है, आप उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि हुकूमत तावन नहीं कर रही, और यकीनन हम तावन कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम तावन नहीं कर रहे। ठीक है, सही है, वो दिखाई दे रहे हैं इक़दामात हुकूमत इस वक्त जैसा कि इक़दामात ले रही है, वेरी एविडेंट। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, शानदाना गुलजार साहब, आप दोनों मौजूद थे और ताज़ा हवा का झोंका है ऐसे में चाइना की तरफ से जो इमदाद आई है पाकिस्तान को मिली है। अच्छा, अब हम ज़रा गुफ्तगू ये भी कर लेते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत में भी जो कुछ होता रहा और जिस तरह ये आने वाली हुकूमत जो है ये कह रही है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसका लगेज हम अभी तक कैरी कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के दौर में भी आवाम को रिलीफ देने के वादे किए जाते रहे। इसहाक डार साहब ये कहते रहे कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसके बाद किसी IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। फिर इमरान खान साहब, असद उमर, इन्हें भी हम यही कहते सुनते रहे, आखिरी IMF का प्रोग्राम होंगे। आपको लगता है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा? वो कशकोल तोड़ने के दावे जो आपके भी थे वो इनके भी हैं, क्या कशकोल तोड़ पाएंगे ये? जी, सबसे पहले तो हमें रिकॉर्ड देखना चाहिए, और मुस्लिम लीग नून के आखिरी जो 4 साल थे 2014 से 18 तक, उसमें अल्लाह ताला के करम से महंगाई पर मुकम्मल कंट्रोल था। 4% से कम महंगाई की शरह रही, जिसका आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। और उन 4 में से 2 सालों में हम IMF प्रोग्राम में भी थे, लेकिन हमने जो महंगाई थी उसको बढ़ने नहीं दिया, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है आवाम को आया। हमने बहुत लोगों की एडवाइस के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने तेल की प्राइसेस में जो कमी हुई थी वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के अवाम को ट्रांसफ़र की। तेल जो है वो अनप्रेसिडेंटेड लो प्राइसेस 60 रुपये 62 रुपये की लेवल पर आया। तो हमने तो उनको कोशिश ये पूरी की कि IMF के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे पाकिस्तान के अवाम को इंसुलेट किया जाए। आज की हुकूमत जो मर्जी इल्ज़ामात लगा दे, लेकिन हमने गैस की कीमत बढ़ने नहीं दी। हमने हत्तुल वसा शुरू में जो बिजली की कीमत बढ़ाई थी, उसके बाद बिजली की कीमत बढ़ाई नहीं, बल्कि जितना रिलीफ मिलता था वो भी आवाम को ट्रांसफ़र किया। और जो डायरेक्टली अब जो है तमाम स्टेटिस्टिक्स में ज़ाहिर है कि जो मुस्लिम लीग नून के 2014 से 18 तक के जो 4 माली साल थे उसमें महंगाई की शरह गालिबन पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम अच्छा, चलिए ये बता देना आसान अल्फाज में, महंगाई, सोने की कीमत, डॉलर की कीमत, इसमें जो इजाफा है, आम आवाम फ़ायदा आम आवाम का है कहाँ? जी, हमारे जो दौरे हुकूमत में फ़र्क ये था कि अगर पाकिस्तान ने बैरूनी कर्ज़े लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उन बैरूनी कर्ज़ों को मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में इस्तेमाल किया। हमने 12,000 मेगावाट बिजली बनाने के कारखाने लगाए। हमने जो है 2 K3 K4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं जो शुरू किए, कराची में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। हमने 2000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई हैं। हमने 1700 किलोमीटर की जो है मोटरवेज बनाई हैं। हमने जो बहुत पुराने प्रोजेक्ट 30-35 साल के थे, नीलम जेलम प्रोजेक्ट, खिच्ची कैनाल प्रोजेक्ट, रवारी टनल जो है वो हमने मुकम्मल किए। हमने जो है लाहौर से कराची की मोटरवे जो है वो तकरीबन अब मुकम्मल होने वाली है। तो हमने जो कर्जा जात थे पाकिस्तान के, तरबेला 4 हमने मुकम्मल किया, नीलम जेलम भी मुकम्मल किया। तो हमने जो कर्जे थे वो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में इस्तेमाल किए। या हम ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये ऑलरेडी इस साल में 4000 अरब से ज़्यादा के कर्जे ले चुके रुपए के, लेकिन यहाँ कहीं भी कोई नया प्रोजेक्ट, कोई डेवलपमेंट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। बल्कि CPEC के भी जो 27 अरब रुपए रखे थे हमारी हुकूमत ने, उसमें से 24 अरब रुपए निकाल कर जिस चीज़ को वज़ीर आज़म कहा करते थे करप्शन की इब्तदा है, वो MNAs के डेवलपमेंट फंड में दे दिए गए हैं। तो इनकी जो कमिटमेंट है वो डेवलपमेंट के हवाले से सिफर है। और सवाई ये कि वो इल्ज़ाम लगाने के जो इनकी अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही एक तबाहकुन पाकिस्तान के अवाम को पहले तो कमर तोड़ कहते थे, लेकिन अब गर्दन तोड़ महंगाई तक ले आई है। चले देखिए, आप लोग की 5 साल की हुकूमत में 10 साल की पंजाब में, अभी इनको थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा वक्त देंगे तो फिर ये कुछ करके दिखाएंगे। इस वक्त के जो रीसेंट के मसाइल हैं वो तो है ही सही, वो तो कह रहे हैं अभी कुछ अर्सा जो है मुश्किल वक्त है आवाम के लिए। जो पिछला लगेज वो कैरी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अभी उतारने में देर लगेगी। चले ये बता दें कि ये IMF जो है वो चाइना की रिलीफ के हवाले से जो उनके इफ्स एंड बट्स हैं और वो जो उनके रिजर्वेशंस हैं, ये क्यों
क्यों है, और क्या पाकिस्तान को उनकी रिजर्वेशन को क्या उस पर कुछ रद्द-ए-अमल देना चाहिए, उसके ऊपर कोई उनको अपना भी कोई नजरिया दिखाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, IMF जो है उसका वाहिद कंसर्न ये होता है कि जो हुकूमत इनसे कर्ज ले रही है वो उस कर्ज को वापस करने के काबिल हो, तो वो लिहाजा उस किस्म की पॉलिसीज डिमांड करते हैं जिसमें जो है वो हुकूमत अपना ऐसा रिफॉर्म करे जैसे वो कर्जे पे बैक कर सके। यहाँ एक हमें मानना पड़ेगा कि IMF जो है, जिसमें अमेरिका की एक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और एक मगरबी इदारा है, उनको वो चाइना का जो एक सियासी मुखालफत है उनकी दुनिया में, मुखासमत चल रही है अमेरिका की, उसकी वजह से वो चाइना को बहाना बना रहे हैं कि जी चाइना के साथ पाकिस्तान ने जो भी मुआहदे किए हैं वो उनके सामने खोल कर रख दिए जाएं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हुकूमत को ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन IMF का एज आई सेड उनको ये याद कराना चाहिए कि उनका बेसिक कंसर्न यही है कि पाकिस्तान की पेइंग बैक कैपेबिलिटी है कि नहीं है, और पाकिस्तान में अल्लाह के करम से बिजली जो है अब उसकी बनाने की वाफर सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, तो अगर हुकूमत थोड़ी सी तदबीर करे तो IMF को सेटिस्फाई किया जा सकता है, लेकिन इनके पास सवाए दूसरे ममालिक से भीख लेने के या आपको ऐसा लगता है कि सेटिस्फाई बड़े आसानी से किया जा सकता है? हुकूमत का शायद ज़्यादा फोकस जो है वो बैरूनी अमदाद जो है वो मुल्क में लाने पर ज़्यादा है, IMF को सेटिस्फाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो दूसरे अहम मौजू की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया कि कराची में मज़ीद दुकानें गिराई जाएंगी, जिसके नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं। ये कहना है मेयर कराची का भी। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जब बात कर लेते हैं कराची में जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है उसके हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2018 को कराची में जो गैर कानूनी तजावज़ात है उनको ख़त्म करने का हुक्म दिया था, और अब इसके ऊपर KMC का ये कहना है कि कराची में मज़ीद दुकानें गिराई जा रही हैं। इससे पहले भी तजावज़ात जो ख़त्म किए गए थे, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात में ये भी कहा था कि बहाली के हवाले से भी इक़दाम किए जाएँ। कुछ अहकामात में कराची को दिए गए थे, कुछ अहकामात जो है सिंध हुकूमत को दिए गए थे। तो अब ज़रा जान लेते हैं कि ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है, और इस हवाले से जो इक़दामात जिनका कि दावा किया जा रहा है, जैसा मेयर कराची कहते हैं कि हम काम जो है वो कर रहे हैं लोगों की बहाली के हवाले से, तो वो काम क्या है? पहले तो हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। साथ ही साथ फिरदौस शमीम नकवी अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मुर्तज़ा वहाब मुशीफ वज़ीर आला सिंध भी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सलमान, पहले तो ये बता दें कि जो ये दावा है कि तजावज़ात जो है उसको गिराने के बाद जो बहाली का काम है, जो पहले गिराए गए थे, वो उन पर कुछ काम हो रहा है? लोगों को बहाली के हवाले से क्या किया जा रहा है? जी महरीन, ये 5 नवंबर 2018 को कराची में एक बड़ा ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया तजावज़ात के ख़िलाफ़, और इस ऑपरेशन के हवाले से ये बताया गया कि शहर में जो तजावज़ात हैं, रफ़ाही प्लाटों पर जो तामीरात है, इन सब को मिसमार किया जाएगा। और ये ऑपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह नवंबर 2018 को चलता रहा, दिसंबर 2018 तक ये ऑपरेशन बिल्कुल चलता रहा। लेकिन यहाँ पर जो फुकदान नज़र आया वो इस चीज़ का नज़र आया कि पहले जो है वो लोगों की दुकानें मिसमार की गई। और यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये वाजे करता चलूँ कि ये जो लोग थे जिनकी दुकानों को मिसमार किया गया, ये बेशतर वो लोग थे जो KMC के लॉटीज थे, किराएदार थे। उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया, ना कोई नोटिस था, ना कोई और तरीक़ेकार था कि कोई जगह शिफ्ट की जाती और ये ऑपरेशन किया जाता है। इस दौरान जो है वो शहर भर में जो है वो 7,000 के करीब दुकानों को मिसमार किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ज़िला जुनूबी था, जहाँ पर 5,500 दुकानों को मिसमार किया गया। उस मिसमार करने के बाद जब सियासी प्रेशर आया और सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी को जब टास्क दिया गया कि वो SBC और KDA के जो इनके मातहत इदारे हैं वो ऑपरेशन जो है वो इसको आगे बढ़ाएं और वो भी रफ़ाही प्लाटों पर से कब्ज़ा ख़त्म कराएं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जहाँ पर रिहाइश होगी उस पर मैं कार्रवाई
नहीं कर सकता उसका मैकेनिज्म बनाया जाएगा, कोई कानून बनाया जाएगा, फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो फौरी तौर पर जो केएमसी थी, जो कि मेयर कराची के अंडर में थी, वो भी जो है वो बैक पर आई और ये ऑपरेशन धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल आहिस्ता होता चला गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था कि ऑपरेशन कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई, 20 करोड़ रुपए उसके बाद अदालत को बताया गया कि आला अदलिया को कि हमें चाहिए ये बहाली का काम करने के लिए, मलबा उठाने के लिए। और फिर सिंध हुकूमत को एक दरख्वास्त दी गई 27 नवंबर को कि वजीर आला को खत लिखा गया कि बहाली के काम के लिए 20 करोड़ रुपए चाहिए, जिसके बाद जो है वो एक लंबा सिलसिला चला और माह फरवरी में जो है वो 20 करोड़ रुपए की समरी वजीर आला ने मंजूर की और 5 करोड़ रुपए केएमसी को मिल गए। और ये 20 करोड़ रुपए के बारे में जब पता किया तो कि ये जो पैसे मिलने हैं इस पे बहाली का काम कहां होगा, तो पता ये चला कि जो एम्प्रेस मार्केट है जिसको तोड़ा गया था उसके लिए फंड इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी जो 20 करोड़ रुपए वो जिला जुनूबी पर खर्च किए जाएंगे, फुटपाथ बनेगा, रोड बनेगा, इमारतों पर कलर होगा, इस तरह का तमाम तर काम सिर्फ जिला जुनूबी में किया जाएगा। जबकि जो शहर के दीगर इलाके हैं जिसमें कोरंगी, मलीर, जिला वस्ती, अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ ही जरा रहे। सलमान सईद गनी वजीर बल्दियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं, सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि अभी हमारे रिपोर्टर से बात हुई थी, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, वो जो बहाली के काम थे उसके हवाले से जो मसाइब का सामना करना पड़ा शहर कराची को, और फिर हमने ये भी देखा कि जो 20 करोड़ की रकम कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें से भी अभी तक 5 करोड़ जो है वो जारी किए गए और उनमें से भी कह दिया गया कि जो बाकी की रकम है वो जिला जनूबी पे खर्च की जाएगी। ये थोड़ा सा बताइएगा क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी में क्या, और जिन लोगों के पहले जो तजावजात साफ कराए गए थे वो कहते हैं हमें तो नोटिस तक नहीं मिले थे उस वक्त। असल में जो 20 करोड़ की आपने बात की उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, 5 करोड़ दिए, लेकिन जो हम बार एक बात रखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट से जो रिलीजेज आनी होती हैं वो नहीं आ रही हैं और हमारे पास 120 अरब का शॉर्टफॉल है, तो फाइनेंसिस की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए हमने पहले 5 करोड़ रिलीज किए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने कहीं ये कहा है कि 15 करोड़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट हाउस में खर्च होंगे। ये मेयर कराची ने रिक्वेस्ट की थी कि जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हुआ है फिर उसकी जो डेबरी मुख्तलिफ जगहों पे है उसको रिमूव करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वो अप्रूव कर दी थी और उसके पैसे हम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन सईद गनी साहब अब जो जिस तरह से कहा गया है कि ये जितनी भी तजावजात, ये जो कुछ भी मसमार किया जाएगा उसके बाद लोगों को जो रिहेबिलिटेट करने का सारा काम होगा वो जाहिर सी बात है हुकूमत सिंध की भी जिम्मेदारी है, मेयर कराची को भी टास्क दिया गया है। तो डू यू थिंक कि ये इतनी बड़े पैमाने पर जो तजावजात गिराए जाएंगे तो बहाली का काम इतना एक आसान होगा और कितना एक वक्त ले लेगा, और कितनी एक हुकूमत सिंध अपने आप को इस काबिल समझती है कि वो इसमें कोई अपना रोल जो है वो कर पाएगी अदा? नहीं देखिए, एक तो तजावजात जो हटाई गई हैं वो अभी तक सिर्फ दुकानों तक बात महदूद है, अभी तक हम रिहायशी इलाकों की तरफ नहीं गए और नाम जाना चाहते हैं। जो केएमसी ने अपनी दुकानें तोड़ी और अदालत के कहने पे तोड़ी, उन लोगों को भी, कुछ लोगों को अकोमोडेट किया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग रहते हैं। अब उसमें बहुत सारे मराइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिससे हम नवद आज़मा होना चाहते हैं। कि एक तो हम नहीं चाहते कि इन लोगों को दोबारा किसी ऐसी जगह पर हम बिठाएं कि 5 साल 10 साल बाद फिर इनके लिए कोई मसाइल पैदा हों। हम चाहते हैं कि अगर ये दोबारा अपना कारोबार शुरू करें तो फिर सारी ज़िंदगी सुकून के साथ काम करें ताकि इनके घर जो है चलते रहें। जहाँ तक अब जो शायद आगे की बात आप कर रही हैं, जो रिहायशी नहीं, मैं रिहायशी इलाकों की बात नहीं कर रही सईद गनी साहब, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो ये तजावजात मजीद अब 200 दुकानें गिराई जाएंगी, इन्हीं लोगों की रिहेबिलिटेशन से मेरा मतलब हरगिज़ घरों की तरफ नहीं, मेरा मकसद ये था कि इन लोगों को, क्योंकि लोग भी बेरोजगार हो गए हैं ना, अब वो उनकी कमाई का जरिया भी खो गया, जगह भी खो गई। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और ये इंसानी अलमिया है, हमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर ही चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन जब अदालत की तरफ से पहले फैसला आया तो दबाव भी था केएमसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कि फौरी तौर पे किया जाए, और उन्होंने फौरी तौर पे किया भी। लेकिन उस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये इस तरह से नहीं हो सकता कि 3 दिन में तोड़ दें, 7 दिन में तोड़ दें और रिपोर्ट जमा कराएं। इसके अंदर हमें ये चीज़ ज़रूर मद्देनजर रखनी होती है कि जिन लोगों का कारोबार ख़त्म हो रहा है, जिनके घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं, उनको ठीक करना, उनको कोई रोज़गार फराहम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए ताकि हम एक प्लान बनाएं और फिर उस प्लान के मुताबिक चलते हुए जो अदालत का फैसला उस पर भी अमल दरामद कर लें और जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनका भी कोई हम रास्ता निकाल लें। लेकिन बहरहाल एक मसला हमारे सर पे आया था, उसको किसी तौर पर हल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी कुछ लोग रहते हैं।
ठीक है, सईद गनी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। फिरदौस शमीम नकवी भी हमारे साथ मौजूद है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब जिस तरह कह रहे हैं सईद गनी साहब कि 120 अरब जो रिलीज़ करने थे वो आपकी हुकूमत ने नहीं किए, जाहिर सी बात है हाथ इनके बंधे हुए हैं, तभी ये 5 करोड़ सिर्फ रिलीज़ कर पाए। वफाक को भी तो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है कराची जो है, कराची के अवाम ने वोट दिए हैं PTI को और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है उनकी PTI से, तो इस मद में वफाक की जो जिम्मेदारी है वो अदा करें, रिलीज़ कर दें इनके फंड्स ताकि ये अपना काम जो आसानी से अदा करे। क्यों नहीं कर रही हुकूमत? अच्छा, पहली बात ये कि सईद गनी साहब कह दें कि इनको इस साल पिछले साल से कम रकम मिली है, अगर ये कह सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इनको 26 बिलियन रुपए ज्यादा मिले। इनको जो NFC अवार्ड की परसेंटेज है उसके मुताबिक शेयर मिलता रहा है। सिर्फ इनको कम नहीं मिले, बाकी सूबों को भी कम मिले, इसलिए कि अगर फेडरल लेवल पे टैक्स कम कलेक्ट हुआ है तो उसके लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन कम हुई है। तो जब वफाक के पास भी पैसे कम आए हैं तो उसके असरात तो पूरे मुल्क में आएंगे, लेकिन पिछले साल से ज्यादा रकम मिली है। ये हर चीज का सिर्फ बहाना बनाते हैं अपनी इनकॉम्पिटेंस को बचाने के लिए। मुझे ये बता दें कि जो अफसरान के ज़माने में ये तजावुज़ात हुई और ये इंक्रोचमेंट हुई, उनमें से कितनों को इन्होंने पकड़ लिया? जो अब भी तजावुज़ात हो रही है, क्या ये रोक रहे हैं? इनकी इनकॉम्पिटेंस की हद तो जिस शोबे में देखना चाहें मैं आपको दिखा सकता हूं। दे डोंट नो हाउ टू गवर्न। ये सिर्फ बात करते हैं, इनके स्कूलों का निज़ाम, इनके हस्पतालों का निज़ाम। मैं तो वीडियोस रिलीज कर करके जितनी आप चाहें दिखा दूंगा, किसी जगह के भी देख लें, कोई जगह नहीं है, हर जगह करप्शन से भरपूर शाकार है ये। और 11 साल में कराची शहर को ना पानी मिला, ना बसें मिली, कुछ नहीं मिला। 11 साल से PTI ने इनके पैसे रोके हुए थे। ये सिर्फ बहाने ढूंढ रहे होते हैं, कभी 18th अमेंडमेंट ढूंढ लेते हैं, कभी कहते हैं कि जी जिम्मेदारी ये तो हो ही नहीं सकता वफाक के बगैर। तो जहां वफाक साहब, ये जो आप कह रहे हैं वो अफराद जो इससे फायदा उठाते रहे या जिन हुकूमतों के दौर में ये सब कुछ होता रहा, तो कार्रवाई तो वफाक भी कर सकती है ना। यही है कि वफाक ने कोई कार्रवाई की इस पर? फेडरल गवर्नमेंट पे बात डाली जाए। ने कहा कि ये कार्रवाई तो वफाक भी कर सकती है ना। ये कार्रवाई तो उन अफराद के खिलाफ जो इससे फायदा उठाते रहे, जिन हुकूमतों में उठाते रहे, या फिर सिर्फ नैपकिन पर ही डाल दिया जाए? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल नहीं सॉरी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सिंध हुकूमत के नीचे है। KMC के जो है वो लोकल बॉडीज में आती है। हम अगर इंटरफेयर करेंगे इसके ऊपर तो जो 18th अमेंडमेंट है उसके खिलाफ वर्जी हो रही होगी। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा तदरीसी अस्पताल है लेडी रीडिंग अस्पताल, जहां पर ये इंकशाफ हुआ है कि दौरान ऑपरेशन अमवात जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब इस पर क्या हुआ कि इंतज़ामिया ने एक कार्रवाई की, और वो कार्रवाई क्या की कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने 4 सीनियर डॉक्टर्स को दिल के मजीद ऑपरेशन करने से रोक दिया, जिनमें से एक सर्जन को मजीद 18 माह की तरबियत का कहा गया, जिसके बाद बोर्ड फैसला करेगा, जबकि 2 जो कार्डिक सर्जन हैं उनको 3 माह का मॉनिटरिंग टाइम दिया गया है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मुताबिक सर्जन्स की जो कारकर्दगी है वो बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि इस गैर जिम्मेदारी का, क्योंकि जो जाने गई उसका जिम्मेदार कौन है? इस वक्त हमारे साथ मुमताज़ बंगेश ब्यूरो चीफ पेशावर मौजूद हैं और शौकत यूसुफजई वज़ीर इत्तलात पेशावर हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, पहले तो आपकी तरफ आते हैं, अभी जो मैंने इत्तलात दी हैं इसके अलावा और क्या इत्तलात है आपके पास? क्या हकीकत क्या है, क्या हो रहा है? इतना बड़ा ये अस्पताल, इतना नाम है इसका KP में। जी बिल्कुल मेहरीन, जैसा कि आपने कहा, रीडिंग अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में एक चीज़ जो दूसरे सूबों से अलग है वो ये है कि जितनी भी तदरीसी हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिससे MTI एक्ट कहते हैं। उस एक्ट के बाद अब न हुकूमत का इन हॉस्पिटल पे कोई असर रसूख बाकी रहा और ना ही जो वजीर सेहत हैं वो इस के उमूर में मुदाखलत कर सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट एक तरह से इन अस्पताल को बनाया गया है और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो हैं वो उससे कंट्रोल करता है और उसी के तहत ये काम करते हैं। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पिछले महीने भी एक फैसला किया था और अब परसों फिर एक फैसला हुआ है। इस फैसले के तहत इन्होंने पहले ये ऑब्जर्व किया था कि जितनी भी कार्डियक सर्जरी होती है उसमें 50% जो
मरीज होते हैं उनकी डेथ वाकई हो जाती है। और एक डॉक्टर का उन्होंने हवाला दिया था कि उसकी जितनी भी मरीज हैं उनमें तकरीबन 36% ऐसे मरीज हैं जो रिकवर हो ही नहीं पाते। मतलब जब उनकी सर्जरी हो जाती है तो उसमें 36% ऐसे मरीज जो होते हैं कि जो मौत की मुंह में चले जाते हैं। बाद में फिर यह फैसला किया गया कि इसका हल यह है कि जो डॉक्टर्स हैं और जिनकी जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो अमवात की शरह है सर्जरीज के बाद, जिनकी ज्यादा है उन पर या तो पाबंदी लगा दी जाए और या उन्हें 18 माह की तरबियत दी जाए। इस फैसले के बाद जो इनकी मॉनिटरिंग की गई उसमें 4 ऐसे सीनियर डॉक्टर्स हैं कि जिसकी सर्जरीज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और उन्हें यह कहा गया है कि जब तक वो 1.5 साल की ट्रेनिंग किसी मुस्तनद इदारे से नहीं हासिल करते तब तक वो सर्जरीज नहीं कर पाएंगे। मतलब वो हॉस्पिटल में तो रहेंगे लेकिन जो उनका बुनियादी काम है उससे वो महरूम रहेंगे और उन पर मुकम्मल तौर पर यह पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा 3 और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें यह कहा गया है कि वो जो है उनको हिदायत दी गई है कि 3 महीने उनके काम को मॉनिटर किया जाएगा। अगर 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी कारकर्दगी बेहतर बना दी, यानी जो मॉर्टेलिटी की रेट है, जो उसकी शरह है अमवात की सर्जरीज के बाद, अगर उन्होंने वो बेहतर बनाई तो उन्हें काम करने दिया जाएगा, वरना उनके साथ भी यही सलूक होगा। उन्हें ये भी पाबंद बनाया गया है कि 3 महीने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद है शौकत यूसुफजई, उनसे जरा जानते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो ये सारे डिसीजंस करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 18वीं तरमीम के बाद ये अस्पताल, ये तालीमी इदारे सब सूबाई हुकूमत के मातहत होते हैं। तो फिर ये जो अभी तक नेग्लिजेंस रही है और जिसकी वजह से इतनी अमवात हुई हैं, तो इस गैर जिम्मेदारी का जिम्मेदार कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये समझने की कोशिश की जाए कि ये जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है ये पेशावर का खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये जो शरामात बताई जाती है इसमें देखिए मैं इसको डिनाई नहीं करता क्योंकि ये तो जाहिर है जो जितना बड़ा हॉस्पिटल है इतने मरीज पेशेंट भी ज्यादा हैं। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर वो लोग आते हैं जो लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं। ये बहुत सारे कई दफे चीजों को डिस्कस किया गया है, लेकिन अक्सर जो हमारे लोग होते हैं वो ऐसे मौके पे आते हैं कि बिल्कुल वो लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं, वो फिर वहां पहुंच जाते हैं कि जी इलाज हो जाए इनका। तो वो इसमें एक ये भी आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, माजरत के साथ कता कलामी के लिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जो ये फैसला किया और जो सीनियर कार्डिक उनके सर्जन्स थे उनको जो तरबियत लेने का या देने का और उसके बाद डिसीजन करने का जो फैसला किया गया वो इसी बुनियाद पर तो किया गया है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट राइट। नहीं, ये तो काफी अरसे से चीजें मॉनिटर हो रही है, इस तरह नहीं है कि मतलब अचानक ये फैसला हुआ है, ये काफी अरसे से मॉनिटर हुआ है। लेकिन जो डॉक्टरों का अपनी राय है ना वो ये कि या तो पेशेंट को हम बिल्कुल ही ना लें, जिस तरह दूसरे अस्पतालों में कहा जाता है कि जी अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसको वापस ले जाएं, और जब हम ट्राई करते हैं तो फिर तो जाहिर है इस तरह की चीजों में इसमें मैं जरा शौकत साहब मैं जरा एक बात ऐड कर दूं कि ये जो फैसला किया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नर ने बाकायदा तौर पे उस पे एक इंक्वायरी भी बाद में बिठाई गई और उन्होंने बाकायदा तौर पे फैसला किया है कि अगर ये 50% नहीं है तो कम से कम ये 4% भी नहीं है, ये 10% है। दोबारा जब ये पहले फरवरी में सवाल यहाँ पे ये है ना कि अब इस पे हुकूमत का क्या रिएक्शन होना चाहिए, कोई स्टेप लिया जाना चाहिए इस बात पर कि नहीं? नहीं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का फैसला है मतलब ये पहले बाद में आने की मरीज की बात नहीं है। नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं खुद हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, जो वहाँ की जो सूरत हाल होती है उसमें रश बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे और हर किस्म का मरीज आता है। ये वाहिद हॉस्पिटल है जिसमें किसी को इनकार नहीं किया जाता है। ये एक इशू है, मतलब ये तो वहाँ के डॉक्टर खुद भी तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर यह कि क्या उनको डिनाई किया जाए कि जी नहीं हो सकता है क्योंकि आपका स्टेज है और हम ये रिस्क नहीं लेते, तो इस तरह की इश्यूज भी आ रहे हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, चले ये बता देना, आपने खुद फरमाया, आपने खुद कहा कि ये सबसे बड़ा सबसे अच्छा अस्पताल है केपी का, पेशावर का, तो यहाँ पर तो हम ये भी सुनते हैं कि 800 के करीब जो बच्चे यहाँ पर लाए जाते हैं रोजाना की बुनियाद पे, जो एक डाटा है उनको जो इंतहाई निगहदाश्त वाले बच्चे हैं उनको दूसरे अस्पतालों में भेज दिया जाता है क्योंकि इंतहाई निगहदाश्त जो है उनकी वहाँ पर हो ही नहीं सकती। यानी कि सबसे बड़े अस्पताल में ये यूनिट जो है वो वर्किंग ऑर्डर में ही नहीं है, एक बेड के ऊपर यहाँ पर भी 2 मरीज हैं। ये हालात तो आप पंजाब के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे ना, और आप लोग तो कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत के दावे थे कि सेहत तालीम, तो फिर सवाल तो बनता है ना। ये देखे ना, जब आप खुद कह रहे हैं कि एक बेड पे 2 पेशेंट, तो वो इसलिए कि
लोग ज्यादा फ्लो उस तरफ आ रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जी हमें इलाज यहीं पे करना है। ये वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जैसे हैदराबाद में भी पूरा एक वो बनाया हुआ है, इस तरह यहाँ पे भी है, और जो चिल्ड्रन वहाँ पे अपना सिटी टाउन में बनाया गया है। इस तरह ये नहीं है कि वो, लेकिन जो ज्यादातर लोग जो है ना LRH पे रश इसलिए करते हैं कि वो सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं। और चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उनका वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।